दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा जो गरम समाचार है जो पूरे देश में फैला हुआ है वो है मोदी जी द्वारा घोषित विशेष सत्र बुलवाना संसद का 5 दिन के लिए, और जिसकी घोषणा खत्म भी नहीं हुई थी कि वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव के लिए भी जो उन्होंने समिति बना दी पूर्व राष्ट्रपति जी के अंतर्गत, वो उसको देखेंगे। इन दोनों मुद्दों को 5 दिन का विशेष सत्र और वन नेशन वन इलेक्शन पर आगे बढ़ने का रास्ता दोनों ही देश को चौंकाने वाले हैं। और यदि भाजपा समर्थकों और नेताओं की बात माने तो ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। किसी हद तक ये मास्टर स्ट्रोक कहा भी जा सकता है और नहीं भी। कहा तो ये जा रहा है कि ये मोदी जी का जो विपक्ष संगठित हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था इंडिया महागठबंधन के बैनर तले, उसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, उसी के लिए ये सब मोदी जी ने किया है। और एक तरीके से अपने झोले से ये तुरुप का पत्ता चला है जिससे विपक्ष का इंडिया गठबंधन धराशायी हो जाए, ऐसा सरकार का, भाजपा नेताओं का मानना है। और वो फूले नहीं समा रहे हैं मोदी जी के ऐसे फैसले से, चूंकि वो पहले भी ऐसे मास्टर स्ट्रोक लगाते रहे। लेकिन क्या ये मास्टर स्ट्रोक वाकई विपक्ष को धराशायी कर देगा? क्या वो इतनी क्षमता रखता है? जो भाजपा के खिलाफ बयार बहने लगी है उसको ये विशेष सत्र और वन नेशन वन इलेक्शन कोई क्षति पहुंचा सकता है? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। किसी भी फैसले का पता तो उसके क्रियान्वयन के बाद चलता है। अब इन दोनों फैसलों के साथ ये समाचार उभर कर सामने आ रहा है कि भारत में होने वाले लोकसभा के चुनाव जो 2024 में होने थे वो संभवतः समय पूर्व कराए जा सकते हैं। लोकसभा के चुनाव ही समय पूर्व नहीं, बल्कि आने वाली विधानसभाओं के चुनाव जो ड्यू हैं वो भी लोकसभा चुनावों के साथ कराए जा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये चुनाव 2 टर्म में करा दिए जाएं, आधे पहले और आधे बाद में, या एक ही बार में लोकसभा चुनाव के साथ। तो इस पर कई मुद्दों पर हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले ये मास्टर स्ट्रोक वाली बात को मैं पहले लेता हूं। मोदी जी ने नोटबंदी को भी अपना मास्टर स्ट्रोक बताया था। भाजपा ने मोदी जी के नोटबंदी के फैसले को भी मास्टर स्ट्रोक बताया था और उससे होने वाली दर्जनों समस्याओं का समाधान होने वाला था। मैं उन समस्याओं पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि पूरा देश जानता है कि नोटबंदी के बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने घोषणाएं की थी कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोटों का मुद्दा खत्म हो जाएगा,
पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और भी कई ऐसे जुमले थे, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक साबित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं मानते? देश की जनता तो मानती नहीं कि वो मास्टर स्ट्रोक था। कितनी आम जनता को, गरीब जनता को तकलीफें देखनी पड़ी थी। करीब 150 के आसपास लोग लाइनों में खड़े हुए बैंक के बाहर मारे गए थे और जिन समस्याओं का समाधान होने की बात कही थी उनमें से कोई भी समस्या हल नहीं हुई। अब एक और हम मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं। किसानों की भूमि अधिग्रहण आदि से जो जुड़े मुद्दे थे वो भी मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक बताया था और उसके भी बहुत सारे फायदे गिनाए थे। लेकिन किसान, देश के किसानों ने उसको भी नकार दिया। महीनों महीनों किसान आंदोलन चला। मोदी सरकार ने दिल्ली को किला बना दिया, घेरेबंदी कर दी, जिससे कि किसान दिल्ली में ना घुस सकें। वो सर्द ठंड रातों में, फिर गर्मियों में, बरसातों में किसान मोर्चे पर डटे रहे, दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे और तब तक डटे रहे जब तक कि मोदी जी ने वो किसानों वाला फैसला वापस ले नहीं लिया। तो वो फैसला भी मास्टर स्ट्रोक नहीं साबित हुआ। और भी ऐसे कई मास्टर स्ट्रोकों को गिनाया जा सकता है जो मास्टर स्ट्रोक साबित नहीं हुए। जो मैं अब सीनेरियो देख रहा हूं जो होने वाला है कि भाई एक साथ देश के चुनाव हो सकते हैं, तो मुझे इसमें निजी तौर पर कोई बुराई नजर नहीं आती। ये एक अच्छा फैसला साबित हो सकता है देश की इकोनॉमी के लिए भी, देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी, समय बचत करने के लिए भी, सत्ताधारी दल के लिए भी, विपक्षी दलों के लिए भी। क्योंकि लगातार अनवरत लगातार चुनाव होते रहते हैं। हर साल 2-4 विधानसभाओं के चुनाव होते रहते हैं। देश हर समय चुनावों के मोड में रहता है। उससे विकास कार्यों पर भी असर होता है। जब चुनावों की घोषणा होती है तो विकास कार्यों का क्रियान्वयन रोक दिया जाता है। कई और समस्याएं आती हैं। चुनाव कराने के लिए फोर्स इधर से उधर भागती रहती हैं। सरकारी अमला उनमें लग जाता है, चाहे वो स्कूल के टीचर हों या जो भी सरकारी उस विभागों से जुड़े हैं, सब चुनाव कराने में साल भर लगे रहते हैं। स्कूलों के शिक्षक भी होते हैं, जिससे पढ़ाई पर भी अंतर पड़ता है। और भी कई परेशानियां होती हैं लगातार चुनाव कराने से। पिछले चुनावों का बड़ा जिक्र हो रहा है कि 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें 76,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 76,000 करोड़ रुपए तो 2019 के, और उसके बाद जितने भी प्रदेशों के चुनाव हुए हैं उनका खर्च भी इसी रेशों में आप गिन लीजिए, तो वो 76,000 से भी लगभग दुगना खर्च माना जा सकता है। और केवल यदि हम उसी 76,000 करोड़ की बात करें और उसके बाद होने वाले चुनाव के खर्चे की बात करें, तो उन पैसों में सैकड़ों यूनिवर्सिटियां देश में बन सकती थी, सैकड़ों मेडिकल कॉलेज बन सकते थे, सैकड़ों स्कूल कॉलेज बन सकते थे, सैकड़ों और अस्पताल बन सकते थे। ग्रामीणों को बेहतरीन
स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकती थीं और स्कूलों में बेहतरीन शिक्षा का प्रबंध हो सकता था। तो ये फैसला किसी के भी खिलाफ नहीं है, ये देश के हक में है। मैं निजी तौर पर ऐसा मानता हूं और ना ही ये मास्टर स्ट्रोक है। आप जानते हैं कि चुनावों में बहुत खर्चा होता है, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, लेकिन निजी तौर पर सत्ताधारी दल के साथ साथ विपक्षी दलों का भी पैसा बहुत खर्च होता है। हर दल का पैसा खर्च होता है और हजारों कार्यकर्ताओं को हर चुनाव में लगाना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि भाजपा तो सबसे अमीर पार्टी है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कि चुनावी बांडों के द्वारा उसके पास कितना हजार बेनामी धन इकट्ठा हो चुका है, जबकि विपक्ष के सारे दलों के पास भी इतना पैसा नहीं है। कॉरपोरेट जगत सारा पैसा लगभग भाजपा को देता है, विपक्ष को तो नाम मात्र का दे रहा है। इसलिए चुनावों में विपक्षी दलों के पास संसाधनों की कमी रहने वाली है, होगी। उनके पास संसाधन नहीं होंगे भाजपा जितने। धन बल के हिसाब से, जन बल के हिसाब से भाजपा उन पर भारी पड़ेगी। लेकिन यदि एक बार में चुनाव हो जाते हैं तो ये इंडिया गठबंधन की भी हक में जाएगा, उनका खर्च कम होगा। सारे दल अलग अलग वैसे ही नहीं लड़ने वाले, अब तो सारे मिलकर लड़ेंगे, तो कार्यकर्ताओं पर भी ज़्यादा कम खर्च होगा और जो भी खर्च चुनावों में होते हैं उन पर भी खर्च घट जाएगा। तो ये इकट्ठा विपक्षी दलों का जो गठबंधन है इंडिया, मैं तो इसे उनके भी हक में मानता हूं। और ये कहना कि इससे भाजपा को कोई खास फायदा होने वाला है, बेशक मोदी जी माने या भाजपा के नेता माने, लेकिन मैं तो इसको विपक्ष के हक में मानता हूं और देश के हक में मानता हूं। ये परंपरा खत्म होनी चाहिए और कोशिश यही होनी चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर हम आ जाएं। और ये कोई नया कानून भी नहीं है कि कोई अफलातून कानून मोदी जी लाने वाले। भाई पहले ऐसा ही था जब से देश आज़ाद हुआ है। 1951-52 के चुनाव एक साथ हुए, 1957 के लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए, 1962 के चुनाव एक साथ हुए, 1967 के चुनाव एक साथ हुए। ये तो 1967 के बाद के जो चुनाव हुए, सरकारें गिराई गई या टूटने लगीं तो उनको मजबूरी हो गई बार बार चुनाव कराने की, और वो 1967 से चला सिलसिला वो आज तक जारी है, जो एक सही बात नहीं कही जा सकती, सही फैसला नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि इस पर सबको खुश होना चाहिए, विपक्षी दलों को भी खुश होना चाहिए, देश की जनता को भी खुश होना चाहिए। इससे देश को फ़ायदा होगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष को नुकसान हो सकता है, उसकी तैयारियां उतनी नहीं है, और भाजपा ने तैयारियां सरेआम भी कर रखी हैं और चुपके भी बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं, जबकि अभी तो वो विपक्षी दल संगठित होने के दौर से ही गुजर रहे हैं और बूथ लेवल तक की उनकी कोई तैयारी नहीं है, जबकि भाजपा का बूथ लेवल तक का पूरा सिस्टम तैयार है, लोग तैयार हैं। तो ये तो लाभ भाजपा को हमेशा मिला है और मिलता रहेगा, चूंकि वो हमेशा चुनाव के मोड में रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे के लिए 24 घंटे बाद ही उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जितनी एंटी इनकम्बेंसी वर्तमान केंद्रीय सरकार भाजपा के सरकार के खिलाफ हो चुकी है और जितनी उनकी प्रदेशों में राज्य सरकार हैं,
वहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी है, तो माहौल तेजी से बदल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि देश को जो मोदी जी कहना चाहते थे, देना चाहते थे, मास्टर स्ट्रोक लगाना चाहते थे, चाहे वो नोटबंदी का था, चाहे वो किसानों के आंदोलन वाला था, चाहे कोई और फैसले रहे हों, अब उनके पास कुछ झोले में तिलस्मी जादू की पुड़िया कोई लगभग नहीं बची है। और जनता को जितनी उनसे उम्मीदें थी या जो थी, उसका भी फैसला हो चुका है। जनता भी उनके भ्रम से निकल चुकी है। मैं ये नहीं कहता कि पिछले 10 सालों में कोई बहुत सारे फैसले गलत थे, बहुत सारे फैसले इस सरकार ने अच्छे भी किए हैं, मैं ये नहीं मानता हर सरकार करती है, लेकिन जो वर्तमान हालात है उसमें जो है तेजी से भाजपा का जो स्तर है चुनावों का या पसंद, जनता की पसंद का, वो नीचे गिर रहा है और देश की जनता धीरे धीरे उनके खिलाफ होती जा रही है। क्योंकि देश जुमलों से नहीं चलता, घोषणाओं से नहीं चलता, उन पर अमल करने से चलता है। और आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में ये सरकार फेल हो रही है। अडानी के मुद्दा जो उठ रहा है, मोदी जी के जो दोस्त हैं, उस मामले में भी बहुत किरकिरी हो रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी ये सरकार फेल है, महंगाई के मुद्दे पर भी ये सरकार फेल है। और जनता बहुत परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से। तो चुनाव तो देश की जनता जितवाती है, नेता और दल तो निमित्त मात्र होते हैं। हाँ, कुछ नारे ऐसे जरूर होते हैं किसी भी दल को जीतने में सहायक हो जाते हैं, उनको भ्रमा दिया जाता है चुनावी घोषणाओं से या चुनावी नारों से। लेकिन जब उन घोषणाओं की या नारों की पोल खुलती है तो देर सवेर जनता खिलाफ हो जाती है सरकार के। अब जनता हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे पे भी नहीं फंसने वाली है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि वन नेशन वन चुनाव। तो इससे कोई घबराने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। ये देश के हक में है और सभी के हक में है। देश को फ़ायदा होगा इससे, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की बात। दोस्तों, आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में लिखें। और मैं जैसा कि अपनी हर स्टोरी के बाद कहता हूँ कि देश रोज़ाना देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके सहयोग के बिना किसी भी चैनल का, किसी भी समाचार पत्र का चलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। तो इसलिए देश की जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप सभी दर्शकों का, जो आप मुझे देख रहे हैं या हमारे चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों को देखते हैं, उसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे हमें तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।